के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियाज डायलेमा इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, समझिए, अगर भारत की आजादी के बाद से देखा जाए, भारत ने हमेशा विरोध किया है किसी भी एक नेशन का एक छत्र राज होना वर्ल्ड के ऊपर में। फॉर एग्जांपल जैसा यूएसए का, और दूसरा क्या है, रशिया का हमेशा से रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, भारत ने हमेशा इस चीज का विरोध किया है कि जो भी ग्लोबल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन कंट्रोल करना चाहता है, एक तरीके से यूएसए कंट्रोल करना चाहता है। इसका भी भारत ने विरोध किया। इवन भारत ने तो जो डॉलर है उसका इतना ज्यादा यूज होना, उसका भी क्या क्या विरोध किया। इसलिए भारत हमेशा क्या कहता है, डी डॉलराइजेशन होना चाहिए, है ना, याद है आप सभी को। भारत ने हमेशा कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल आप उठाकर देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, बड़े नेशंस का क्या है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है। तो भारत तो हमेशा से, अगर आइडियोलॉजी के बेसिस पर देखा जाए या ट्रेडिशनल प्रिंसिपल के बेसिस पर देखा जाए, तो भारत हमेशा से क्या है, इन सब चीजों का विरोध करता ही रहता है। क्या विरोध करता ही रहता है। और इनके विरोध के अगर उसके अंदर में देखा जाए तो चीजें कैसे बनकर आ रही हैं। ब्रिक्स को अगर आप देखें तो क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब यहां से आपको समझ आ रहा है कि और जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव तो यही का ही है, उनसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। प्लस में चाइना डॉलर को काउंटर कर रहा है, किसके थ्रू, युआन के थ्रू। चाइना और रशिया मिलकर, जैसे ब्रिक्स है, वर्ल्ड बैंक को काउंटर करना चाह रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। आईएमएफ के जो आड़े तिरछे अपने हिसाब से वेस्ट को फायदा पहुंचाने वाले क्लॉजेस के हिसाब से जो क्या करता है, लोन पहुंचाता है, जो उसके हिसाब से रिलैक्सेशन देता है, आईएमएफ को काउंटर करना है। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन भारत के पास में डायलेमा बहुत बड़ा है इस समय पर, क्योंकि हम इधर भी और इधर भी ये चीज समझने की कोशिश करिए। यही बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ इंडिया कैन बी इन टू फ्रंट्स, जो दोनों फ्रंट एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिक्स। और दूसरी तरफ में कौन, G7 ले लीजिए, G20 भी ले लीजिए, G20 वेस्ट के द्वारा पूरा का पूरा क्या है, आप क्वाड को ले लीजिए, आप I2U2 को ले लीजिए, और भी जितने भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं है। जहां पर ये जो है ये क्या है, प्रो वेस्ट है, प्रो यूएसए है, प्रो वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और ये क्या है, प्रो चाइना कहेंगे। प्रो रशिया की जगह पर हम प्रो चाइना कहेंगे, क्योंकि चाइना ने एक तरीके से क्या सफिशिएंट वे में रिप्लेस कर दिया। और यूएसए ने भी रशिया की जगह पर अब किसको काउंटर करने की कुछ सोचिए, किसको, चाइना को काउंटर करने की सोचिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर देखा जाए तो भारत के अगर पुराने हिसाब से देखा जाए तो भारत किसकी तरफ में, नेचुरली किस तरह अलाइंड है, इधर की तरफ में। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें आगे की तरफ में बढ़ना है, हमें डेवलपिंग नेशंस की तरफ में और जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ में हमें आगे जाना है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हम इधर की तरफ में अलाइंड ज्यादा होते हैं तो इससे नुकसान ये होगा कि यहां से चाइना का राइज होगा, और हम चीन का राइज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी के समय पर चाइना हमारे लिए और ज्यादा क्या है, खतरा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं यहां पर। और यही समय पर क्या है, बहुत बड़ा डायलेमा है। यही समय पर क्या है, बहुत बड़ा डायलेमा है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे। अरे यूएसए अमेरिका तीनों एक ही तो है भाई यार, कोई दिक्कत नहीं है इधर। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि क्या इशू चल रहा है दोनों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि हम कहते हैं कि भाई डॉलर को खत्म करना है और युआन की तरफ में हम चले जाते हैं। तो युआन की तरफ में अगर हम चले जाते हैं तो क्या होगा, युआन मजबूत होगा, चाइना मजबूत होगा, उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। अल्टीमेट नुकसान किसको है, हमें। अगर हम कहते हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं ब्रिक्स का एग्जांपल देता हूं। आपको पता है अभी ब्रिक्स के अंदर में सिर्फ 5 नेशन है, लेकिन आपको पता है 70 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो क्या है, ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ग्लोबल साउथ कितने हद तक क्या है, परेशान है डोमिनेंस ऑफ वेस्ट उसके कारण। अब आप देखेंगे वेस्ट के लिए समय पर क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर है बस। वो कहते हैं ना हरियाली का अंधा, वेस्ट को इस समय पर इसके अलावा क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अलावा और कुछ नजर आ ही नहीं रहा, कुछ नजर आ ही नहीं रहा, यूक्रेन 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 बस। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका के अपने इश्यूज हैं, ब्राजील के अपने इश्यूज हैं, आप अगर देखें भारत के अपने इश्यूज हैं। ठीक है, तो इनकी कोई बात करता ही नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे क्या है, चाइना कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ का हमें क्या बनना है, लीडर बनना है। अब ग्लोबल साउथ के लीडर बनने के अंदर में अगर हम वहां पर क्या है, अलाइन कर जाएं, तो बाय डिफॉल्ट चाइना क्या करेगा, ग्लोबल साउथ का लीडर बन जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है, हमारी पोजीशन को क्या करता है, चैलेंज करता है। समझ रहे हैं। तो ये सारा का सारा इस समय पर इशू हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इस समय पर हमें ये इशू नजर आ रहा है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर हमारा इंडियन रुपी कब भारत, समय लगेगा, समय लगता है।
इकोनॉमी के अंदर में इतना बड़ा अगर ट्रेड वॉल्यूम हमारा बनेगा तो उसके लिए कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल लगेंगे, तब जाके हमारी क्या है रुपया वहां पर इतना ज्यादा होगा। आप ये देखिए ना, रुपया कौन अपने पास में स्टोर कर रहा है। आप ये सोचिए, मैं आज आपको कहूं कि मेरे पास में 50 रुपए, मतलब क्या मैं जापान का ही, मैं 50 रुपए अपने पास में रखता हूं, आने वाले समय 50 रुपए अपने आप में डेप्रिशिएट होने लग जाए तो रुपए की स्टेबिलिटी, रुपए के साथ में सिक्योरिटी, ये अपने आप में इंश्योर करेगा। क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे क्या है उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है और उसको फिर वर्ल्ड के अंदर में और नेशंस क्या करेंगे, अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया आप सभी को कि इस समय में भारत के लिए बहुत बड़ा डायलेमा है। जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले समय में G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास में है और आने वाले समय में आज से क्या हो रहा है, समिट शुरू हो रहा है ब्रिक्स का। ठीक है, तो वही आप समझ रहे हैं ना कि आइडियली हम ये कहते हैं, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि यूएसए को काउंटर करना है। यूएसए ने बहुत ज्यादा हंगामा मचा रखा है, यूएसए ने सारी चीजों को कंट्रोल कर रखा है। तो चाइना आता है, कहता है आजा भाई साथ में मिलते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सबक सिखाते हैं। भारत कहता है नहीं, क्यों? क्योंकि चाइना ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो डायलेमा है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस समय पर नजर आता है और बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखते हैं कि कैसे, आप देखिए और नेशंस को अगर आप देखें तो दोनों में से एक ही तरफ में, दो नावों पे एक साथ नहीं चल रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर में हमने एक नया वर्ड इजाद किया है, कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज को क्या करना, मैनेज करना। आज से पहले हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी या तो इधर या तो इधर। देखिए आप ये अंदाजा लगाइए, जैसे हम जब रशिया से आर्म्स परचेस कर रहे थे तो यूएसए से हम कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। अब जब हम यूएसए के पास में क्लोज गए हैं तो मैक्सिमम पोजीशन पर हम क्या कर रहे हैं, रशिया को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या आई है बात, अब बात ऐसी आई है कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल सेम टाइम में रशिया के साथ भी डील करेंगे, यूएसए के साथ भी डील करेंगे। अगर यूएसए के ईरान के साथ में संबंध खराब है तो हम ईरान से भी डील करेंगे और यूएसए से भी डील करेंगे। इसको बोलते हैं मैनेजिंग, क्या है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, यहाँ पर क्रेटा और नेक्सॉन की बातें चल रही हैं। भैया मेरे पढ़ लो यार, क्रेटा नेक्सॉन सब चीज़ें आ जाएंगी भाई। अभी ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कई सारे लोग हर समय इशू को समझे बिना पहले कहते हैं सॉल्यूशन बताओ, पहले सॉल्यूशन बताओ फिर इशू बताना। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन यही कि आप ये नहीं कह सकते कि इधर इंगेजमेंट होगा उधर इंगेजमेंट होगा। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किस हद तक हम ये कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज वाले क्लॉज को आगे लेकर चल सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ चले जाना चाहिए। क्या इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर में, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर में आप नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आप ये कहें कि हम एक दूसरे के साथ में अलाइन होंगे ही नहीं, हम अपने आप में क्या है एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट बनाएंगे? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो रियलिज्म और आइडियलिज्म में बहुत बड़ा फर्क होता है। आइडियलिज्म तो ये कहता है कि चाइना के साथ में आज ही ट्रेड सारा का सारा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे देश के अंदर में क्या घुसपैठ करने की कोशिश करी थी, प्लस में हमारे क्या में जवानों के साथ में हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। तो इसलिए क्या है, आइडियलिज्म तो ये कहता है चीन के साथ में तुरंत सारे के सारे ट्रेड खत्म कर देने चाहिए, चीन को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन रियलिज्म ये कहता है क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है और चीन से आने वाला जो प्रोडक्ट है उसने हमारी इकोनॉमी में बहुत हद तक क्या किया है, कंट्रोल कर लिया है। तो समय के साथ धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, उसको रिप्लेस करना चाहिए। ये रियलिज्म है। सेम गोज विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको हम पढ़ते हैं आइडियलिज्म और रियलिज्म। आइडियलिज्म ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स को साथ लेकर चलना चाहिए, हमें प्रिंसिपल्स। लेकिन रियलिज्म क्या कहता है कि अगर हम आइडियलिज्म की तरफ गए, हम अभी भी ये कहते रहे कि यूएस को हमें हटाना है, तो दूसरी तरफ में कौन ग्रो कर रहा है, चाइना। और मैं हमेशा कहता हूं फुल फ्लेज्ड पावरफुल यूएसए और फुल फ्लेज्ड पावरफुल चाइना, दोनों में अभी भी हम किसको प्रेफर करेंगे, हम किसको प्रेफर करेंगे, हम यूएसए को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, बहुत समझने की कोशिश करिए। इनके बीच में बहुत तगड़ा रिलेशन है आपस में, बहुत मतलब समझ रहे हो, कि इनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एग्जाम के अंदर में सारी चीजें आपको